दोस्तों कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने फैमिली एंड फ्रेंड्स चैप्टर को पढ़ा था, यहाँ से स्टार्ट किया था। और आप लोगों ने देखा था कि किस तरीक़ा से फैमिली किसे कहते हैं, फैमिली टाइप्स ऑफ फैमिली क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली क्या है, रिलेशंस के क्या इंपॉर्टेंस हैं, पैटर्नल क्या होता है, मैटरनल रिलेशन क्या होता है, समाज में जो महिलाओं की स्थिति सुधारने का क्या क्या उपाय है, समाज में बालिकाओं को और महिलाओं की स्थिति पर क्या क्या चीज़ जो है सुधार करने की आवश्यकता है। एल्डर्स के बारे में हमने पढ़ा था। विभिन्न स्थानों पर जो पर्यावरण है या शारीरिक मानसिक जो फिजिकली मेंटली चैलेंज पीपल, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग बात किया था कि टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट कितने होते हैं, व्हाट इज इन्वायरमेंट, क्या होता है मीनिंग उसका, इसके बारे में हमने बात किया था। जीवित वस्तुएं के बारे में आज बात करेंगे, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स तो आपको मालूम ही होगा। वैसे जैविक वस्तुएं जिसमें जीवन का लक्षण होते हैं, जो जीव भोजन करते हैं, जो सांस लेते हैं, काफ़ी ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग्स प्राकृतिक मानव निर्मित दो तरह का होता है। तो मानव निर्मित में आपको दिखे गाड़ी घोड़ा जो भी आप देखते हैं आसपास, सभी घोड़ा मैं कह रहा हूँ, गाड़ी एक्चुअली ट्रेन बस है, टेबल कुर्सियाँ, ये सब क्या है, मानव निर्मित है, नॉन लिविंग। अगर हम नेचुरल की बात करें तो सूर्य चंद्रमा बर्फ तारे सुंदर आसपास वायु हवा, क्या है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है 11, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम इंग्लिश में इसको कहते हैं। इकोसिस्टम बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ईवीएस सेक्शन में। ठीक है, ईवीएस में इकोसिस्टम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला देखिए, बायोटिक इकोसिस्टम को दो पहले इकोसिस्टम की हम बात करें। इकोसिस्टम क्या है, जो हम पर्यावरण में जो हम आसपास चीज़ों को देखते हैं, उसमें से ऐसे कई सारे चीज़ें जो जीवित भी होते हैं और मृत अवस्था में भी पाए जाते हैं हमारे पर्यावरण में, हमारे आसपास जो भी घटक हम देखते हैं। तो जैसे कि कुछ जानवर देखते हैं, पेड़ पौधे, नदी झरने तालाब देखते हैं, ये सब सब मिलाकर हवा वायु जल मिट्टी मिलाकर एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है हमारे धरती पर। तो इकोसिस्टम हम लोग दो टाइप को यहाँ पढ़ेंगे, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। ठीक है, तो जैविक और अजैविक। जैविक किसे कहेंगे, जिसमें जीवन हो, जीवित वस्तुओं को ही जैविक कहते हैं, जैसे पौधे जानवर। ठीक है, जो आपको जिसमें जीवन हो उसको हम जैविक कहेंगे। अजैविक जिसमें निर्जीव वस्तु हो, जैसे जल वायु सूर्य का प्रकाश खनिज मिट्टी, ये सब अजैविक हो गए। ठीक है, तो अजैविक जो है एक बड़े क्षेत्र के समान होता है। ठीक है, और इसमें एक बड़े परितंत्रों का बायोम कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश की परिस्थिति तंत्र से ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर हम सूर्य के प्रकाश की बात करें तो ऊर्जा का धरती पर सबसे जो अगर मुख्य स्रोत है, तो अगर है कोई तो वह है हमारा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ठीक है, पूरे धरती पर अगर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है तो। ठीक है, और ऊर्जा का स्रोत होने से भी सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश से ही सारे जो जितने भी जैविक हैं, जो जीवित जो हमारे घटक हैं, जैविक घटक, वो सब इस पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, जल हो, नहीं कार्बनिक पदार्थ हो, सारा जो है आपका अजैविक में आ जाता है। ठीक है, तो संरचना की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। मतलब टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होंगे, एक बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे और एक ए बायोटिक होंगे। तो पहले हम आप लोग को बता दूं, बायोटिक कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे ए बायोटिक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए आपका बायोटिक कंपोनेंट्स है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीवित जीव जैसे सूक्ष्म जीव, पादप, नहीं पेड़ पौधे, जंतु शामिल होते हैं। पादप में पेड़ पौधे आप समझिएगा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों को स्वयं अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करता है, हुआ उसका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप इस धरती पर हैं, तो आपका अपना स्वयं का अस्तित्व बचाने के लिए क्या करना होगा, भोजन भोजन बन भोजन आपको बनाना होगा, या भोजन खाने के लिए कहीं ना कुछ दूसरे पर डिपेंडेंट रहना होगा, नहीं, या तो फिर आपको उपयोग करना होगा, उपभोक्ता बनना होगा, या आप घटक में विभाजित किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जैविक में तीन टाइप्स को, यहाँ पे चार टाइप्स में विभाजन किया गया है, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक अपघटक, तीन टाइप्स में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, और इस तरीका से आपका कंज्यूमर्स में दो टाइप्स हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसके बाद फिर आपको नीचे मिलेगा आपको तृतीय, टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे आज, खासकर पारिस्थितिकी तंत्र को, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है चैप्टर। तो चलिए हम लोग एक एक करके पहले हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक में सबसे पहले हम बात करेंगे
उत्पादक की, उत्पादक किसे कहेंगे, प्रोड्यूसर किसे कहेंगे, नहीं नाम से ही पता चल रहा है। कहीं कोई फैक्ट्री में उत्पादन होता है, जैसे कि आप कलम की फैक्ट्री हो, जूते की हो, कोई भी चीज़ की आप छोटा से छोटा चीज़ का आप देख लीजिए, अगर कहीं कोई चीज़ का अगर कोई चीज़ निर्माण हो रहा है, उत्पादक हो रहा है, नहीं तो उसको क्या कहेंगे, उत्पादन हो रहा है, निर्माण कर रहा है कोई भी चीज़, तो उसको उत्पादक कहलाता है। जैसे आप छोटे स्तर पर कोई भी चीज़, आप फैक्ट्रियों में घूमते होंगे, जाते होंगे, तो वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो यहाँ पे जो उत्पादन है एक्चुअली ये ईवीएस से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको साइंस के अनुसार बात करना होगा। तो वे जीव जो अपने भोजन को उत्पादन या निर्माण स्वयं करते हैं, देखिए प्रोड्यूसर उसे कहेंगे जो स्वयं उत्पादक करते हैं, मनुष्य इसमें नहीं आते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, दूसरे का बनाया हुआ भोजन को हम लोग खाते हैं, पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं। तो पेड़ पौधे क्या है, यहाँ पे उत्पादक होंगे, ठीक है। जिन पादपों में हरे रंग वर्णक जो क्लोरोफिल होता है, आप लोग को मालूम ही होगा, CO2 के प्रेजेंस में मृदा जल सूर्य की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण नाम के माध्यम से अपने भोजन का जो है पेड़ पौधे निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयं पोषी कहते हैं, ऑटोस्ट्रॉप कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स किसे कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर्स का। अब प्रोड्यूसर हमने बात किया, उत्पादक जो खुद अपना भोजन बनाए। अब कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूम करने वाला, नहीं जो उसका भक्षक हो, जो स्वयं भोजन ना बनाता हो बल्कि किसी और उत्पादकों से जो है वो अपना भोजन प्राप्त करता हो, ठीक है, जिसको हम हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। मतलब कि उपभोक्ता या फेगोट्रॉफ, ठीक है, भक्षक, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और उत्पादकों से सीधे या अन्य जीवों से अपना भोजन पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, कंज्यूमर्स हैं, हम लोग जो है भोजन किसी दूसरे का बनाया हुआ हम लोग जो है खा जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। हम लोग कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ता यहाँ पे जो है वह 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी, ठीक है, टर्सरी, तृतीयक उपभोक्ता में विभाजित किया गया, 3 तरह से उपभोक्ताओं में विभाजित किया गया है। यहाँ से आपको प्रश्न एकदम बनेगा ही बनेगा, आप इसको स्किप नहीं करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्राइमरी में कौन कौन जीव जंतुओं को शामिल किया गया है, प्राइमरी किसे कहते हैं। तो प्राइमरी में जो होंगे वह हरे पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उन्हें शाकाहारी या पादप भोजी जीव कहा जाता है। जैसे टिड्डा, भेड़, बकरी, खरगोश, हिरन, हाथी, ये सब क्या है, स्थलीय शाकाहारी जीव के उदाहरण। जंतु, प्लवक, क्रीक, छोटी मछलियाँ, समुद्री अर्चिन आदि, ये सब जलीय जीव शाकाहारी जीवों के उदाहरण। तो प्राइमरी में जो आपका आ जाएंगे वो शाकाहारी जानवर आ जाएंगे, ठीक है, शाकाहारी जो शाकाहारी भोजन करते हैं, जिसमें जलीय जीव भी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका था प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। तो सेकेंडरी में वे जंतु आएंगे जो शाकाहारी या पादप भोजी जंतुओं को मार कर खाते हैं। मतलब दोनों, एक तो वह शाकाहारी को भी खा रहे हैं और उसके बाद मांसाहारी को भी खा रहे हैं, दोनों को उपभोक्ता को कहा, इन्हें मांसाहारी भी कहा जाता है। जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, मेढक, सांप, मकड़ी, मगरमच्छ, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएंगे, ये सब आपका आ जाएंगे किसमें, सेकेंडरी में आ जाएंगे, ठीक है। जबकि प्राथमिक में शाकाहारी आएगा, जबकि द्वितीयक में जो है आपका क्या आ जाएंगे, ये आपका मांसाहारी जीव जंतु आ जाएंगे। तो मांसाहारी सीधे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करते हैं, भक्षण करते, खा जाते हैं। मतलब सेकेंड वाला जो है प्रथम को खा जाता है, ठीक है। जैसे कि मेढक, मछली, छिपकली, ये सब वही काम करता है। चलिए आगे हम चलते हैं, अब आपको ले चलते हैं वे, ठीक है। तो इस तरीका से वे जंतु जो प्राथमिक मांसाहारियों से भोजन प्राप्त करते हैं या द्वितीय मांसाहारी तृतीय श्रेणी से उपभोक्ता अर्थात तृतीय उपभोक्ता को जो है कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बाज, बाघ, शेर, ये सब क्या है, द्वितीय को मारकर खा जाते हैं, ठीक है। मतलब कि सॉरी हम लोग को लगता है तृतीयक में आ गए, नहीं तो द्वितीयक था, अब तृतीयक, शायद तृतीयक, हाँ द्वितीयक का एग्जाम्पल हम ले रहे थे ना, सेकेंडरी का, ठीक है। तो प्राथमिक को खा जाता है, कुछ लोग प्राथमिक सेकेंडरी वाले प्राथमिक को खा रहा है, सेकेंडरी वाले जो है सेकेंडरी को भी कोई और खा जाएगा। इस तरीक़ा से मान लीजिए गिद्ध उद्ध क्या खाता है, मरे हुए शेर, शेर मर गया, बाघ मर गया, जिनका शिकार नहीं हो किया जा सकता है, वो एक तरह का खाद्य श्रृंखला, एक तरह का क्या फूड चेन बनता है, क्या बनता है, फूड चेन बनता है। हम लोग भी किसी को खा जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से एक फूड चेन का निर्माण होता है।
एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक बृहद माइक्रो कंज्यूमर जिसको कहते हैं हमें, ठीक है, आसान भाषा में अगर आप समझे तो, कि जो प्राथमिक जो आपका जो प्राथमिक जो सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, उसमें आपको जो है जो घास फूस खाते हैं जानवर, जैसे गाय भैंस खरगोश ये सब, भेड़ बकरी, ठीक है। उसके बाद द्वितीय जो है उसमें मांसाहारी जीव जंतु, शेर बाघ, ठीक है, जंगली जानवर जो शेर मांस को खाते हैं। तृतीयक में जो हो जाएंगे, अब क्या होंगे तृतीयक में अगर हम बात करें तो ये जीव किसी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर भक्षी होते हैं। ये किसी खाद्य श्रृंखला या शीर्षतम श्रेणी के मांसाहारी होते हैं। मतलब कि मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ताओं को भी भक्षण कर लेते हैं, जैसे उल्लू, सांप, ये सब क्या करते हैं, द्वितीय को भी खा जाते हैं, ठीक है, मरे गले को भी खा जाते हैं, ठीक है। तो हालांकि उनके मृत्यु के बाद भी जो है कुछ लोग कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, मगरमच्छ, बाज, ये सब क्या करते हैं, मरे हुए को भी खा जाते हैं। तो कुछ पादपों में, कुछ जंतुओं में दोनों भक्षण होते हैं। जीवों में भी कुछ सर्वाहारी होता है, जैसे तिलचट्टा, लोमड़ी, सिंगल, ये सब क्या है, सर्वाहारी है, जो सबको खा जाता है, सर्वाहारी। कुछ सर्वाहारी अपमार्जक होते हैं, ठीक है। तो दूसरे के द्वारा, जैसे लकड़बग्घा, गिद्ध, ये सब। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं या जंतु ऐसे भी होते हैं जो कि आपको जंतु या उनके अंदर निवास करते हैं, परजीवी कहा जाता है, जैसे कि अमरबेल, ठीक है, मैं आपका पादपों के निवास करते हैं, जैसे कुछ आपका फीता कृमि, गोल कृमि, जू, घुन, ये सब क्या है, ये सब एक तरह का जंतु है, एक तरह का अंदर आपको शरीर में पाए जाते हैं। जैसे आपका जो जू होता है, जो आपका फीता कृमि होता है, घुन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अपरदकारी की बात करें तो ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो अपरद से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि पत्ते, मृत पेड़ों के भागों के, जैसे मल मूत्र से, अपशिष्ट से, चींटियाँ के दीमक, केचुआ, कन खजूरा, समल भृग, ये सब जो है एक तरह का सी ककम्बर्स, ये सब आते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े में आते हैं, जो कुछ और ही खाते हैं, एक तरह का अपर्दन करते हैं, जैसे आपकी लकड़ियों को काट देते हैं, कुछ दीमक चींटियाँ की तरह चाट जाते हैं, इस तरीक़ा से लग जाना। चलिए आगे हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स, अपघटक। अपघटक क्या है, अपघटक हम उसको कहेंगे जैसे कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है आपको लग जाते हैं, अपघटक हो जाते हैं, मतलब मृत पोची उसको कहते हैं। अपने आप में ही वह नेचुरल तरीके से आपका एक तरीका का जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर इस तरीका का एक सर्किल बना हुआ है, जो फफूंदी, मशरूम, खमीर, कवक, जीवाणु समानता जो है इसके अपघटक हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स उसी को कहेंगे हम, जो जैसे कि आप कहीं पे आप मल मूत्र त्यागते हैं तो उसको, या फिर कोई बॉडी अगर आप देखते होंगे जब डेथ होता है तो स्मेल करने लगता है, तो वो क्या एक तरह का अपघटक, उसमें जीवाणु जो है हमला कर देता है, फफूंदी, कवक सब तुरंत उसको गलाने लगता है बॉडी को। या कोई तरह का मर गया कोई भी पशु पक्षी तो उसको देखते हैं धीरे धीरे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो एक तरह का डिकम्पोजिशन का काम करता है। तो ये प्राकृतिक तौर पर ये इकोलॉजिकल बैलेंस के अनुसार ये काम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो ये था आपका बायोटिक में। अब हम ए बायोटिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। ए बायोटिक, ए बायोटिक में हमने बात किया था, ए बायोटिक में आपका भौतिक फिजिकल फैक्टर, ठीक है। एबायोटिक वैसी परिस्थिति तंत्र को कहा जाता है जिसमें निर्जीव वस्तु उपस्थित हो, ठीक है, एबायोटिक। तो भौतिक फिजिकल फैक्टर की बात करें तो सूर्य का प्रकाश, ताप, वर्षा, आर्द्रता, दाब, किसी परिस्थिति तंत्र के भौतिक कारक ये सब होते हैं। तो इस तरीका का जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। फिजिकल में आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है, तो ये सब इसको नियंत्रित करते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अब कार्बनिक की बात करते हैं। तो कार्बनिक में क्या क्या होगा आपका, जो आपका एबायोटिक की हम बात करें, कार्बनिक में जैसे कि गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पानी, चट्टान, ये सब क्या है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक वस्तुएं हैं, ठीक है। अगर हम कार्बनिक की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये भी कार्बन युक्त पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब भी कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। ये सब क्या है आपका, ये नेचुरल में आते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि ए बायोटिक जो आपका है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बायोटिक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो फिजिकल फैक्टर ये था, उसके बाद हमने देखा बायोटिक। अब हम चलते हैं नीचे, अब आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को आप चार्ट के माध्यम से समझिए, यहाँ पे आपको आसान लगेगा समझने में। देखिए
तो ये पारिस्थितिकी को हमने दो भागों में बांटा, एक जैविक और एक अजैविक। ठीक है, ये आपका एबायोटिक और ये बायोटिक हो गया। तो एबायोटिक बायोटिक दोनों को आप डिफरेंस देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए एबायोटिक अगर हम देखिए तो जल जलवायु अवस्था में भौतिक कारक में जैसे मृदा, जल, पीएच, ये सब हो गया। अकार्बनिक में देखा, कार्बनिक में देखा। ठीक है, उस तरीक़ा से अगर हम जैविक में देखें, बायोटिक में, तो इसमें आपका स्वपोषी है, विषमपोषी है। ठीक है, उसके बाद हम विषमपोषी की आगे बढ़ें तो शाकाभक्षी है, मांसाहारी है, अपघटक है, प्राथमिक मांसाहारी, द्वितीय को भोगता है, द्वितीय मांसाहारी तृतीय को भोगता है। इस तरीक़ा से हमने बांट के पढ़ा। तो ये आप चार्ट को याद रख सकते हैं, इस तरीक़ा से समझ। तो एनर्जी कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, इसी में एक है एनर्जी कंपोनेंट्स। तो एनर्जी में आप देख सकते हैं जैव मंडल में उपस्थित सभी जीव ऊर्जा का उपयोग अपने विभिन्न कार्य करने के लिए करते हैं। ठीक है, एनर्जी कंपोनेंट्स का मतलब कि जो चीज़ से हमें एनर्जी मिलता है, क्या क्या चीज़, जैसे जैव मंडल में जो जैसे सूर्य है, सूर्य ही एक अंतिम है और एक मुख्य स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे हम अगर देखें इसी में, तो आपको पढ़ना था, अब घटक तो मैंने बता दिया आपको। अब आपको पर्यावरण का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग वन अधिकार, राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैप देख लेंगे, मैप से भी क्वेश्चन रहेगा आपको। फिर चिपको आंदोलन वगैरह, ये सब वन्य जीव, जो वन्य जीव संरक्षण है, जल संरक्षण है, कुछ नेशनल पार्क वगैरह को हम लोग देख लेंगे, दुर्लभ प्रजातियों को देख लेंगे इस तरीक़ा से, बायोस्फीयर का नाम, सुंदरबन कहाँ कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इमिग्रेशन क्या है, ये सब चीज़ों को, पर्यावरण से संबंधित डे को भी पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ को, रेड डाटा बुक क्या है, सरकार का जो पहल है, गवर्नमेंट इंसेंटिव क्या क्या है, ये सारे चीज़ों को आप लोग, पादप, पादपों के प्रकार, जड़ी बूटियाँ, इस तरीक़ा से आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे जो है चीज़ों को आपको पढ़ना है ईवीएस में। धीरे धीरे हम लोग उसको सारा चीज़ों को कवर कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना है, 70 पेज लगभग है। तो शॉर्टकट में ही हम लोग चलेंगे, जो मेन चीज़ों को उसको हम लोग करते चलेंगे, और बाकी आपको पीडीएफ में इसको जो है टारगेट विथ राजीव रंजन टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले। वहाँ मैं आपको इस पीडीएफ को सेंड करते रहूँगा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा वैसे वैसे टॉपिक के अनुसार मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचाव किया जा सकता है, उसके बारे में आप लोग देख लें थोड़ा सा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए कुछ कुछ मेन चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है। पर्यावरण प्रदूषण को कैसे बचाया जा सकता है, उसी की बात करी जाएगी। ठीक है, संरक्षण कैसे किया जा सके पर्यावरण को, चाहे वह जल संरक्षण की बात हो, मृदा की बात हो, मृदा संरक्षण की, या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात हो। ठीक है, तो इस सब सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्राणी उद्यान क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ जंगली जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। टिश्यू कल्चर क्या है, एक पोषक माध्यम है जो तटस्थ वातावरण, कोशिकाओं, उत्कों, अंगों को, बीजों को जो है भागों में उत्पन्न करके एक तकनीक है। सीड बैंक, जहाँ पे सूखे बीजों को कम तापमान पर स्टोर किया जाता है। क्रायो बैंक एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा एक बीज या भ्रूण को बहुत कम तापमान पर रखा जाता है, नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। भारत का जो है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड जो है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संगठन है। इसकी स्थापना 1974 में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण के तहत की गई थी। ये थोड़ा सा लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, लिख भी सकते हैं क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मृदा अगर संरक्षण की बात करें तो मृदा का संरक्षण हम लोगों को करोड़ों वर्ष का समय लगता है इसकी ऊपरी परत बनने में। आप लोगों को मालूम है मिट्टी का एक परत बनने में करोड़ों समय लगता है, और कई सारे घासों और वनों को रोपण के द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। वनों को काटना नहीं चाहिए, घास पेड़ पौधों को अधिक चराना भी नहीं चाहिए, इससे मिट्टी का क्या होता है, क्षरण होता है, हानिकारक है। तेज वायु में पानी से क्षति होती है, नष्ट हो जाती है मिट्टी भी। अगर हम बात करें वन संरक्षण की, तो वन संरक्षण के लिए भी हमें पादपों और वन को हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, वन संरक्षण के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाएंगे, पेड़ पौधों को काटने से बचाएंगे, ताकि इससे हमारा वन संरक्षण किया जा सके। चलिए, तो इस तरीक़ा से आप समझ रहे होंगे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका ये चैप्टर है, वन संरक्षण वाला। अब हम आते हैं वन अधिकार अधिनियम, जो मेन चीज़ है उसको हम लोग देखते चलेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। राइट
टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। ठीक है, ये बेहद इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, जो लोग कम से कम 25 वर्ष से वनों में रह रहे हैं उनका वन भूमि पर या उगने वाले वस्तुओं पर अधिकार होता है। क्या कहता है फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, 2007, ये आप ध्यान से सुनिएगा। उन्हें जंगल से नहीं हटाया जा सकता, ये ऐसा कानून है। वनों की रक्षा का कार्य जो है उनकी ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। जो लोग वन में जंगल में 25 वर्ष से कम रह रहे हैं उनको वन पर, उनको भूमि पर, वहाँ के वस्तुओं पर ही अधिकार होता है। उन्हें जंगल से नहीं हटाना जाना चाहिए। ठीक है, आदिवासियों के लिए वन सब कुछ होता है, वे दिन में वनों से दूर नहीं रह सकते। सरकार ने विकास के नाम पर कई प्रोजेक्ट शुरू किए, इसके अंतर्गत बांध, फैक्ट्रियां बन रही है और वन जो आदिवासियों के हैं उनसे छीने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के कारण हमें सोचने की ज़रूरत है कि जंगल के लोग कहाँ जाएंगे, उनकी आजीविका का क्या होगा। बात भी सही है। माफ करिएगा। तो विकास अभी संभव नहीं है जब तक जंगलों की कटाई नहीं होगी। तो एक बीच का रास्ता सरकार निकालती है। आप ये देखिए, भारत का जो है वनावरण है, कहाँ कहाँ वन पाया जाता है, उत्तर में, पूर्व में और पश्चिम में और दक्षिण में यहाँ दिया गया है। कहाँ कहाँ देखिए, आपको बताया गया है कहाँ कहाँ पे ज़्यादा घने वन है। आपको जहाँ जहाँ जो है डार्क किया गया वहाँ वहाँ ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, और जहाँ कम आपको दिख रहा है वहाँ कम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए मैप में मैं बताता हूँ, माफ़ कीजिएगा। उत्तराखंड में ज़्यादा जंगल पाए जाएंगे, हिमाचल में ज़्यादा, अरुणाचल में, नागालैंड में, असम में, मेघालय में, यहाँ मिजोरम में, ये आपका यहाँ पे ज़्यादा जंगल पाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, बाकी इस समय कम पाया जाएगा। नीचे देखिए तो अगर साउथ में केरल हो गया, ठीक है, बस। तो इस तरीक़ा से आपने देखा। चलिए अब थोड़ा सा चिपको आंदोलन की हम बात कर लेते हैं। चिपको आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कई बार, आपको मालूम ही होगा। 1973 में जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था उस समय, यह आंदोलन उस समय किया गया था, चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन एक्चुअली भारत में वन संरक्षण से जुड़ा हुआ आंदोलन है और हिमालयी क्षेत्र से शुरू हुआ था और दुनिया भर के कई सारे आंदोलनों में जो है इसका अनुकरण किया गया। ठीक है, हालांकि अहिंसक रूप से विरोध करने का एक मिसाल कायम यह था हुआ था उस समय। एक तरह का गांधीवादी कार्यकर्ता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा, उनके द्वारा किया गया था। काफ़ी ही ये जाने माने सुंदरलाल बहुगुणा जो कार्यकर्ता थे गांधी जी के थे, और इन्होंने जो है दुनिया में जो है गांधी जी के तरह ही अहिंसक पाठ इन्होंने पढ़ा था और अहिंसक तरीके से इन्होंने आंदोलन पर ध्यान दिया। कालांतर में जो है बहुत तेज़ी से वन कट रहा था, क्योंकि विकास के नाम पर, आप लोग को मालूम ही हो, रोजगार के नाम पर या कई सारे निजी स्वार्थों के माध्यम से भी वनों की कटाई। इसको बचाने के लिए ही ना सुंदरलाल बहुगुणा ने इनको चिपको आंदोलन, पेड़ से चिपक कर लोगों को काटने नहीं दिया जाता था, और इन्होंने नारा भी लगाया था एक तरीक़ा से। तो समाज में इस तरीक़ा से चिपको आंदोलन जो है काफ़ी जो है उसका समर्थन मिला था समाज में। महिलाओं लोगों ने भी मुख्य रूप से इस भूमिका में, नारे में जो है निभाया। अब सारे लोग इस पे, महिला हो पुरुष हो, सब ने भूमिका निभाया। ठीक है, महिलाओं की बात करें तो गौरा देवी, सुरक्षा देवी, सुरेश देवी, चंडेश्वरी प्रसाद देवी, ये सब सारे ने भूमिका निभाई थी। चलिए, तो इस तरीक़ा से ने अगर हम जल संरक्षण की बात करें, वाटर कंजर्वेशन की, तो नदियों का जो जल होता है गांव कस्बे नगरों से होकर बहती है, इसको पानी में बदला जाता है। तो नदियों को जो है दूषित होने से बचाना चाहिए। नदियों में नाला नहीं हमें गिराना चाहिए। ठीक है, ताकि नदियों का पानी जो है संरक्षित रह सके, क्योंकि भविष्य में पानी का भी दिक्कत होने वाला है। वन जीव संरक्षण की बात करें, वाइल्ड लाइफ, तो राष्ट्रीय जो उद्यान है उसकी बात करें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है, 1936 में उसका स्थापना हुआ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, कान्हा राष्ट्रीय मध्य प्रदेश में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, गुंडी जो आपका है वो आपका चेन्नई में है। इस तरीक़ा से मन्नार जो है आपका रामनाथपुरम में है। इंदिरा गांधी जो है आपका कोयम्बटूर में है। इस तरीक़ा से आपका मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका नीलगिरी में है, पड़ता है। चलिए, उस तरह से मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी जो आपका है, इस तरीका का रणथंभौर भी राजस्थान में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, यहाँ से प्रश्न एक दो आपको देखने को, एक तो जरूर मिलेंगे, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सीटेट में भी आपका यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कई बार। चलिए, अब हम बात करते हैं दुर्लभ प्रजातियाँ, रेयर स्पेसीज, जो रेड डाटा बुक हमने बात किया था उसके बारे में भी यहाँ पे आपको पढ़ना है। दालचीनी जो है कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में,
ठीक है। कार्बेट जो आपका है उत्तराखंड, यहाँ बाघ, हाथी, तेंदुआ नेशनल पार्क यहाँ पे है, जो रेयर ही बचा है। अगर दुधवा जो है यूपी में है, हाथी और बाघ यहाँ है। कान्हा एमपी में है, ठीक है। ये सब सारे जो आपका पेरियार है केरल, हाथी, काजीरंगा आश्रम गैंडा के लिए, मानस में हाथी गैंडा, ये सब चीज़ों को जो है रेयर मतलब कि बच रहा है, काफ़ी संख्या इनकी कम है और इसको बचाना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें बायोस्फीयर और राज्य की बात करें तो बायोस्फीयर में आपको देखिए ये सब चीज़ें पूछी जाएगी ईवीएस पोर्शन से। नंदा देवी उत्तर प्रदेश, नारकेक मेघालय, मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मनारी खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान सिंपल उड़ीसा, ठीक है। इस तरीक़े से आपसे पूछा जाएगा। गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ये सब पर इमाइग्रेशन क्या है, जैसे एक लोग एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं उसको इमाइग्रेशन कहते हैं। चलिए, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सब जैसे मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, बाघ, हाथी, वैष्णव हिरण के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और बाघ, हिरण, भैंस के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर जो है वह राजस्थान में है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा जो है आपका मध्य प्रदेश में है, दलदला हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन जो है आपको पश्चिम बंगाल में, ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीक़ा से भद्रा जो आपका है कर्नाटक में तेंदुआ के लिए, इस तरह से परियार जो है केरल में हाथी, हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बायोस्फीयर रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ मानववादी भी प्रणाली का हिस्सा होती है, लेकिन इनको जो है 5000 वर्ग किलोमीटर होता है। ये पारिस्थितिकी जो मैंने अभी बताया आपको बायोस्फीयर के बारे में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये आप लोगों को मालूम होगा, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फिजिक्स वाला यहाँ आपको विस्थापन की क्रिया क्या होता है, मानव जनसंख्या के संदर्भ में विस्थापन का अर्थ होता है बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों से विस्थापित हो जाना। माइग्रेशन मैंने बताया, बाह्य प्रवास आउट माइग्रेशन होता है। पर्यावरण संबंधित दिवस ये सब आपको ध्यान रखना है, याद रख लेना है कौन कौन दिवस कब बनाया जाता है। पर्यावरण से यहाँ पे पूछा जाएगा ईवीएस से। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च। विश्व जल एवं स्वच्छता दिवस 22 मार्च। विश्व जल संधारण दिवस 23 मार्च। विश्व वायुमंडल दिवस 10 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व वन्य जीव 6 अक्टूबर। इस तरीक़ा से काफ़ी क्वेश्चन बन, तो इस तरीक़ा से आगे हम लोग बात करेंगे फिर नेक्स्ट। ये आपको दिवस याद रखना है। रेड डाटा बुक मैंने बताया भी आपको, वैसे जो दुर्लभ या जो लुप्त हो रहे हैं उसको रेड डाटा बुक में संरक्षित किया जाता है। रेड डाटा बुक का रखरखाव इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किया गया है। 1964 में इसका स्थापना हुआ था। रिकॉर्ड रखा जाता है लुप्त प्राय जीव जंतुओं को। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आज हमने किया है, बाकी बचे हुए चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स आपका लगभग ख़त्म हो गया है, हम लोग इन्वायरमेंट में घुस गए हैं। तो इस तरीक़ा से आपको जल्द ही नए वीडियोस में हम ख़त्म कराएंगे। तो कैसा लगा आपको ये प्रयास हमारा, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों।